नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आप दिख रहे हैं लाइव लगातार। आज हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8328 लाने के बावजूद फिर से जेईई एडवांस देने का फैसला किया और उन्होंने सक्सेस हासिल किया 1048 रैंक ला करके। तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं, तो मिलते हैं श्रेयस राज से। हेलो श्रेयस। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ओके, तो श्रेयस, हम आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि इतना अच्छा रैंक लाने के बावजूद, जिसमें लाइक टोटल स्टूडेंट्स शायद 45,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस में, तो 8528 रैंक लाने के बावजूद आपने ड्रॉप लेने का फैसला क्यों किया? सर मेरे को मतलब शुरू से ही ऐसा कंप्यूटर साइंस को लेकर बहुत पैशन था और मेरे को आईआईटी भी जाना था। तो सर इन दोनों को देखकर सर 8328 रैंक पे जब मैंने पता किया तो मेरे को पता चला कि किसी आईआईटी पे कंप्यूटर साइंस मिल ही नहीं रहा था। सर उस समय या तो ये डिसीजन लेता मैं या कि किसी आईआईटी में कोई और ब्रांच लेकर चल जाता, और या फिर सर एक ये डिसीजन था जो ड्रॉप लेने का था। और ये ड्रॉप लेने वाला डिसीजन मेरे को सर अंदर से ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मेरे को लगता था कि हम अपना पूरा नहीं दे पाए थे इन 2 सालों में। मेरे को लगता था अभी भी हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे फैमिली में ये कभी हुआ नहीं कि ड्रॉप लेके हमने मतलब किसी स्टूडेंट को आगे बढ़ाया, तो मतलब पेरेंट्स भी थोड़े डाउटफुल थे उस समय जी। उन्होंने बोला कि तुम पार्शियल ड्रॉप ले लो। पार्शियल ड्रॉप मतलब कि फर्स्ट ईयर कॉलेज में होते के साथ पढ़ाई करते रहो और फिर से एग्ज़ाम दे दो। तो मेरे को लगा कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, उनको मनाना, उनको ये सब करना। ये सब करके फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको जो मन है वो करो। और फिर मैंने टीचर से भी बात करी तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया और फिर फाइनली सर मैंने ड्रॉप ले लिया जी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके सामने, लॉकडाउन का फेस। यस सर। तो वो लॉकडाउन का फेस होते हुए फिर आपने ड्रॉप का फैसला लिया? यस सर। क्योंकि आप जैसे कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं घर पर बंद थे उस समय, तो ये फैसला कितना मतलब मुश्किल रहा आपके लिए और आपके पेरेंट्स इसके पीछे कैसे सपोर्ट किया आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर लॉकडाउन जब हुआ था सर, तो ऐसा तो कभी देखा ही नहीं कि सर ऐसा हो गया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। टीचर से बात करते थे, जाते थे, मिलते थे, वो पर्सनल टच ही ख़त्म हो गया। जो हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। सर इसको अडेप्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई शुरू में, और फिर हमने बात सर से बोला कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सर ने बोला कि ऐसे सबके साथ हो रहा है। जी बिल्कुल, सबके साथ हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका सिर्फ लॉस है। तो धीरे धीरे करके सर ये ऑनलाइन वाले मोड में अडेप्ट करने का कोशिश किया मैंने। बहुत स्क्रीन टाइम भी 8-8, 9-9 घंटे हो जाता था दिन भर का, दिए वो। और फिर वही घर में माहौल वैसा होता नहीं है सर जैसा क्लास में होता है। क्लास में आप और पीयर्स को हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स से आप सामने बात कर सकते हैं जी। पर धीरे धीरे सर मन बनाना पड़ा, थोड़ा सा कठोर बनना पड़ा और ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब तो ऐसे ही चलेगा और ये कोविड तो रहेगा तो ऐसे ही चलेगा। तो इस चीज़ के लिए मतलब पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया सर। मतलब ऐसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश की घर पे जी, कि पूरा मतलब एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, एक ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो मेरे पेरेंट्स ने सर बहुत सपोर्ट किया है हर एवरी स्टेप पे। उनका मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उनके ही वजह से आज जो हूँ वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा है। तो श्रेयस, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, घर पे कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। सर मेरी 2018 में मैं सेंट एंथनी स्कूल से पास आउट किया क्लास 10th। मेरी 94.8% रही थी उस समय। फिर मैंने PCM लेकर केरली स्कूल में +2 किया और फिर 2020 में मैं पास किया, वो कोविड वाले ईयर में। अच्छा। तो सर उसमें मेरी परसेंट 94.6 थी जी। और फिर उसमें उसके बाद फिर वही सर कोचिंग वगैरह के बाद एग्ज़ाम दिया था, तो वो जेईई एडवांस। तो आपने ये कोचिंग लेने का फैसला कब से किया? मतलब हाँ, ये आफ्टर 10th था या फिर आपने 12th कंप्लीट करने के बाद कोचिंग करने का? नहीं सर किया? मैंने तो सर पूरी 3 साल कोचिंग करी है। तो जब 10th पार किया तो मैंने देखा दोस्त लोग इधर उधर जा रहे हैं, ये कोचिंग जा रहे हैं, वो कोचिंग जा रहे हैं, तो सर हम भी मतलब साथ पहुँच गए, ऐसा हो गया था। अच्छा। तो सर पहुँच गए, पेरेंट्स ने बोला कि हाँ ये एक एग्ज़ाम है, जाओ पता करो। तो सर शुरू में तो कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। आईआईटी का भी नहीं पता सर। वहाँ पे फिर सर से सब बात हुआ तो पता चला अच्छा ये तो बहुत ही अलग चीज़ है। हम सिर्फ बोर्ड्स के बारे में ही जानते हैं जी सर। फिर पता चला कि अच्छा कोचिंग का महत्व अलग ही है, ये स्कूल से एकदम अलग है, ऐसा भी होता है क्या।
सर 10th से ही फिर दोस्तों को देख कर ही एक्चुअली सर अच्छा। कोचिंग लिया था। अच्छा, तो इसका मतलब इंस्पिरेशन दोस्तों से ही मिला या फिर कोई फैमिली में भी आपके हैं जिन्होंने? सर मेरा एक कज़न है, अच्छा, उसकी 2019 में ऑल इंडिया रैंक 115 रही है, ऑल्दो मैं उस समय 11th पास कर रहा था। अच्छा अच्छा, पर सर एक्चुअली उसका रैंक देखकर ऐसा लगा कि सर दिस इज़ डूएबल, ऐसा लगता था मतलब कोई ऐसा जिसको आप जानते हो और वो इतना अच्छा करता है, तो फिर वो लगता है कि अच्छा मतलब ओके दिस कैन बी डन। और आई थिंक इतना पास जब होता है कोई और वो इतना अच्छा करता है तो फिर वही इंस्पिरेशन बन जाता है। ऐसे तो हम दूर दूर के लोगों को देखते हैं कि अच्छा इसकी इतनी रैंक आई है, उसकी उतनी रैंक, पर आपके अपने कज़न भाई ने जब इतना अच्छा किया तो वो है। और मेरे टीचर स्पेसिफिकली सर, सारे टीचर्स हमारे इतने क्वालिफाइड ऑलरेडी, इतने अच्छे, फिर भी उन्होंने चूज़ किया टीच करने का, एक पैशन है उनका, इसलिए उन्होंने चूज़ किया, नॉट बिकॉज ये उनको मतलब इट वॉज अ नीड, इट्स देयर पैशन एंड दे आर रियली सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स एंड दे आर ग्रेट टीचर्स। तो ओके, सो आपने मतलब ये कोचिंग मतलब आप जब चुन रहे थे जी अपने सर, लिए, तो आपने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा कि मैं इस कोचिंग में ना जाऊं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल है ना, तो आपने स्पेसिफिकली क्या देख करके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज़ किया, और आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। सर मैं ब्रदर्स एकेडमी से हूँ। मेरे ब्रदर्स एकेडमी मैंने 10th पास करते के साथ जब हमने बात करी आपस में, और हमने 3-4 कोचिंग के बारे में पता किया, पर उस समय बहुत लाइकली था कि उन चारों में किसी में भी मैं जा सकता था। जी बिल्कुल। पर मुझे जहाँ तक याद है, एक नोन मेरे फ्रेंड हैं शायद, उनके ब्रदर या उनके सिस्टर ने ब्रदर्स एकेडमी से करा था। अच्छा। तो उनका कहना था कि मतलब जितने भी कोचिंग है रांची में जी, उनके बारे में तो वो ज़्यादा नहीं बता पाए, लेकिन बोले ब्रदर्स एकेडमी पे जाने के बाद यू विल नेवर रिग्रेट। सो दैट इज़ वन स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड स्टेटमेंट विच दे गेव मी। एंड देन हमने 4-5 साथ में ही हम चले गए ब्रदर्स एकेडमी, एंड डेफिनेटली वी हैव नेवर रिग्रेटेड दिस डिसीजन। मतलब आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ टू गेट इनटू ब्रदर्स एकेडमी, बिकॉज और भी जितने फ्रेंड्स जहाँ अलग कोचिंग्स में गए सर, उनके पास कैपेसिटी होने के बावजूद वो मतलब वो इतना नहीं कर पाए। ओके, सिर्फ पढ़ाने के अलावा सर इतना मोटिवेट करते हैं सर, टीचर्स हमारे मेंटोर हैं हमारे बेसिकली। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट ब्रदर्स एकेडमी आई फील। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से सर, द फाउंडर्स ऑफ ब्रदर्स एकेडमी ऑल थ्री आर टीचिंग, सो दे नो एवरीथिंग। तो उनको हर कुछ पता है एकेडमी के अंदर का बाहर का। So that is one of the best things कि it cannot never go wrong because the founders are the teaching pillars. राइट। और ब्रदर्स एकेडमी के बारे में तो वहाँ के जो हमारे पारस जी हैं, जी सर, वो खुद ही एक IITian है। जी सर, वो खुद ही IITian। बहुत ही अच्छा गाइडेंस आपको मिला होगा। यस सर, वो उनसे मैं फिजिक्स पढ़ा है मैंने। अच्छा, आपने फिजिक्स पढ़ा? यस सर, उन्हीं से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और हमें ये भी सुनने को मिला कि आपका कुछ मेडिकल इश्यूज रहा था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम। यस सर, तो उसके बारे में बताइए और क्या चैलेंजेस आपने फेस किया उस समय? सर मेरे को इस ईयर के अप्रैल में सर मेरे को कोविड हो गया था। तो सर वैसे तो पहले हम घर पे थे, घर पे सब नॉर्मल था, फीवर चढ़ गया पहले सर, फिर बहुत ज़्यादा फीवर होने लग गया, और फिर एक दिन रात में 1 या 2 बजे सर मैं सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गया। अच्छा। और मैं इतना खांसने लग गया कि मुझे इमीडिएटली पापा मतलब एक नियर बाय हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलाइज करना। जी सर, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। फिर सर वहाँ मैं 1 हफ्ते तक रहा। फिर सर वहाँ पता चला कि थोड़ा शायद ऐसा हुआ होगा, उनके बीच में बात की थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहा है। फिर सर मुझे उस हॉस्पिटल से चेंज करा के एक दूसरा हॉस्पिटल में भेजा गया। तो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। और फिर जब दूसरे हॉस्पिटल में मैं गया तो वहाँ पे लिटरली मतलब मिल भी नहीं सकता था पापा से, क्योंकि पापा मम्मी से, क्योंकि ऐसा हो गया था वहाँ कि आप आ नहीं सकते हैं, विजिटर्स कैन नॉट विजिट द रूम कोविड की वजह से। सर मतलब मेरे को अंदर से लगता था कि आई विल नॉट सर्वाइव, ऐसा मेरे को फीलिंग आता था अंदर से। और मतलब मैं अपने पापा मम्मी को ये भी बोल दिया था, आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर एनी पेरेंट टू हियर व्हेन देयर चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड कि आई विल नॉट सर्वाइव। राइट, बिल्कुल। आई टोल्ड देम दिस एंड आई मतलब हम उनसे बात भी इतना ज़्यादा नहीं करते थे। मतलब मेरा सर अंदर से मेरे को बहुत अजीब लगता था। मेरे को कोविड के साथ निमोनिया भी हो गया था सर, दोनों चीज़ें हो गई थी। बेड से उतर नहीं पाता था, वॉशरूम जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था।
24 आवर्स ऑक्सीजन में मास्क पहन रखता था। और बट मेरे घर में मेरे कज़न सिस्टर्स हैं, निशी दीदी हैं, नेहा दीदी, मतलब आई वुड लाइक टू से देयर नेम्स, बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल ऑफ देम वर लाइक सो सपोर्टिव, दे वर ऑलवेज ऑन वीडियो कॉल, so my phone would be on the other side, video Right. call would be on, and they would be there literally for 24/7. I would be just lying down and कुछ भी मैं ज़्यादा खांसने लग गया या कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई तो मतलब they were so active that they immediately know, okay, so there is some problem. And my own sister, she was also lying on the bed next to me, so all of them were really supportive at that point of time. So after that, sir, after this thing got over, around 18 to 20 days I was back at home. बट उस समय सर लगता था कि मेरा प्रिपरेशन बर्बाद हो गया, तो लगता था 1 महीना मैं छूट गया मेरे। तो ये मतलब किस फेज में हुआ था, अप्रैल से लेकर के? सर अप्रैल के मिड से लेकर के मई के फर्स्ट 2 वीक्स तक ऐसा। तो ये तो हमारा पीक टाइम है जिस समय हमारा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन प्रिपरेशन का वो टाइम होता है जब एवरीबडी इज लेवलिंग अप टू द नेक्स्ट लेवल। एंड आई वॉज देयर इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी सर मतलब इतना अजीब लगता था वहाँ सोच के कि माई कॉम्पिटिटर्स आर स्टडीइंग, दे आर डूइंग वेल, और एंड आई एम लाइंग डाउन हियर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और उसके बाद जब मैं घर आया उसके बाद भी सर आई कुडंट डू रियली गुड, मतलब वहाँ पे भी मेरे को लगभग 13-14 घंटे मेरे को नींद आती रहती। बिल्कुल। उसके बाद मैं सोते आई थिंक इट टुक मी अराउंड 20 days टू रिकवर फ्रॉम दिस एंड गो बैक टू माई डेस्क, क्योंकि मैं बेड पे ही पड़ा रहता था, हर समय बेड पे ही रहता था, मतलब डेस्क पे बैठ नहीं पाता था 1 घंटे 2 घंटे भी जी। और फिर सर डेस्क पे जाने के बाद भी हैबिट मेरी पहले 8 घंटे में बैठ पाता था, थोड़े ब्रेक के साथ 8 घंटे तो मैं बैठ जाता था स्ट्रेच के साथ, फिर 1 घंटे से फिर 2 घंटे ऐसा कर आके सर जब मैंने ये किया कि 1 महीने में मैं कर पाया तब एग्ज़ाम्स के डेट्स ही आ गए। ओके सर ये थोड़ा वो सिचुएशन था कि थोड़ा लकी भी था कि सर अगर जल्दी हो जाते एग्जाम्स तो आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन एनीथिंग, राइट। बट वो टाइम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू कि आप सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सर। बट एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि एग्ज़ाम डेट्स कंटिन्यूसली शिफ्ट होते रहे। यस सर, यस सर। चाहे जेई मेंस का बात करूँ या एडवांस का बात करूँ। यस सर। तो इस फेज़ में मतलब कैसा प्रेशर आपको लगा कि एक काइंड ऑफ प्रेशर हो जाता है, काइंड ऑफ डेवलप हो जाता है प्रेशर, तो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? दो आप बेड पर भी थे, है ना, तो ये सिचुएशन काफ़ी टाइट रहा होगा आपके लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ऐसे भी मतलब हम ड्रॉपर हैं सर, तो उससे एडेड प्रेशर रहता है कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, आपने अपने फैमिली से लड़ के ये डिसीजन लिया है, और कल को अगर वो सही होते हैं तो हो सकता है आपके यंगर सिबलिंग्स को ये एक मैसेज पहुंचता है कि ओके सो ही वाज रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट द गुड वे टू डू इट, अब टू अप्रोच इट। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में चलती थी कि आपने खुद के लिए लड़ा है, आपने खुद के लिए डिसीजन लिया है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो जैसे डेट्स पोस्टपोन होती है सर तो इतना प्रेशर होने लग जाता है, लगता है कि मतलब और भी जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको तो मिल ही रहा है, पर अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हो कि आप थोड़े बीमार हो, ये हो, तो उसमें लगता है कि आप तो पढ़ नहीं पा रहे हो, पर लोग तो पढ़ते जा रहे हैं, और इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जब एक बार पोस्टपोन हुआ, 2 बार पोस्टपोन हुआ, ऐसे करके जब फाइनल डेट्स फाइनलाइज नहीं होती हैं तब तक लगता है कि अच्छा ये फिर से पोस्टपोन हो जाएगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था। बिल्कुल सर जब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं तब तक तो लगता था कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद है, ये भी पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा लगने लगता था। कोविड केसेस का तो कुछ ठीक था नहीं सर, मतलब साउथ इंडिया में तो बढ़ते ही जा रहे थे उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम में, बट बहुत अच्छे से उन्होंने कंडक्ट करवा लिया फाइनली, सो दैट इज़ ग्रेट थिंग। तो श्रेयस आप मुझे ये बताइए कि आपने बताया था कि आपके फादर का बिजनेस भी है। जी सर। तो आपने बिजनेस लाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया और इस लाइन में क्यों आए? सर ये बिज़नेस जो मेरे पापा का ज्वेलरी शॉप का बिज़नेस है। अच्छा। सो सर मेरे को इतना भी कोई आइडिया है नहीं है, मतलब मैं शॉप में भी अगर कभी गया हूँ तो मेरे को कभी सेल कैसे करना है, ये कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में कभी बताया नहीं, मैं बस देखता रहता था। बट सर ये इतना कभी इंटरेस्ट किया नहीं मेरे को, जितना मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में लगना करता है। बिल्कुल सर स्पेशली सर फिजिक्स तो मेरे को बहुत पसंद है सर। फिजिक्स इज वन ऑफ दोज थिंग्स की सम स्टूडेंट्स स्ट्रगल in physics, but I find it very interesting. Okay. And
सर तो मेरे को लगता था कि ओके इट इज़ वन थिंग कि आप अपने पेरेंट्स का जो किया हुआ है, मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, फिर हमारे मेरे पापा 3 भाई हैं, मेरे बड़े पापा अच्छा। तो राजा पापा, ऑल ऑफ देम आर कैरिंग दिस लेगेसी, राइट एंड दिस इज़ अ गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट इनटू इट। राइट डेफिनेटली। बट वन थिंग इज दैट अभी तो मेरा ऐसा वैसा भी एज नहीं है कि आई शुड नॉट एक्सप्लोर, so I should definitely give a chance to what I think I can do Okay, before definitely, that. definitely. And if I can do even better than it, then my father is very supportive. He always मेरे को हमेशा वो बोलता है कि तुम खुद से अगर कुछ करोगे तो that is even bigger. राइट डेफिनेटली। And he always wants me to do something on my own and rather than to rely on. तो ये आप मुझे ये बताइए कि ये 12th बोर्ड में Yes sir. जब हम जाते हैं कि हमारा बोर्ड्स होता है Yes, sir. आफ्टर 10th लाइक 11th 12th वी प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स इटसेल्फ। सो वहाँ पर आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं बोर्ड्स के साथ जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी करूँगा? Yes sir. तो वो डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ी आपको? सर ये actually sir 80% of the things are common in both syllabus. Right. But the challenge comes in the coverage of the rest of the portion. Although JEE Main सर बहुत JEE Main and JEE Advanced का सिलेबस जब देखा जाए तो वो सर थोड़ा टेक्स्ट बुक्स के बाहर भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बोर्ड्स का NCERT टेक्स्ट बुक इज आर बाइबल, वही इट इज़ एवरीथिंग। Yeah. तो सर almost around 1 month before the boards began, so we talked to our teachers and they told that it is not too late, you can start now. तो हमने क्या, हम सर ऐसे भी सर अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, हमने पूरे साल मेहनत करी थी, तो हमें ये पता था कि सर हम इतने भी पीछे नहीं हैं, हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरे टाइम हमने तो जेई के लिए प्रिपेयर किया 2 साल, हमने बोर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सर। Okay. और 1 महीने पहले हमें लगा कि ओके नाउ इज द टाइम टू लीव ऑल दीज थिंग्स एंड टू कम्प्लीटली गो फॉर बोर्ड्स, गो इन फॉर Okay. बोर्ड्स। उस समय ये भी था सर कि आप 75% अगर नहीं लाते हैं तो यू कैन नॉट गेट एडमिशन इनटू IITs, तो दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया। So and we have seen some people who have done good in JEE and they couldn't get 75%, so मतलब ये सर हो ही नहीं पाया उनका। तो फिर सर 1 महीने पहले हमने क्या कि बुक्स खोली अपनी, जो बुक्स हमने खोली ही नहीं कभी वो सारी खोली, और फिजिकल एजुकेशन की बुक्स में सर याद करना रहता है, तो एक तरह से प्लान किया कि ऐसे करेंगे, जो शेड्यूल था उसके बीच में जो गैप्स थे उनको कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल। और सर all out for boards, we went all out for boards, we didn't care about JEE at that point of time. Right. And it worked for me, and in fact अगर कोई ऐसा देख रहा है जिनको इस पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है कि बोर्ड्स मैनेज करना और JEE मैनेज करना, so I think boards is not as tough as we think it to be. We can plan our year in such a way that at the end we should give some less importance on JEE एंड हमें बोर्ड्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उस पॉइंट पे तो 100% बोर्ड्स के लिए चल जाना चाहिए। आपको नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि आप बोर्ड्स में अच्छा कर ही लोगे। ऐसे लोग मैंने देखा है सर जो सोच लेते हैं हम कर ही लेंगे, बट देन दे फेल मिजरेबली, सो दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। यू शुड हैव दिस मेंटालिटी, क्लियर मेंटालिटी, अदरवाइज यू विल बी इन प्रेशर ऑल द टाइम, आप दोनों को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो एट द एंड आई वुड से एट 1 or 2 months you should specifically prepare for boards. तो बोर्ड्स के लिए 1-2 मंथ हमें बचा करके रखना चाहिए? 2 months is I think a good time. More than sufficient. Yes sir. ओके, सो अभी आपका स्कूल्स भी रहता होगा, ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग योर 12th बोर्ड? Yes sir. एंड आपके कोचिंग भी होंगे? Yes sir. Yes sir. सो मैनेजिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडीज Yes आल्सो sir. Yes. मस्ट हैव बीन अ चैलेंज। Yes sir. This is the challenge, and when I look back, I think overcoming these challenges are the best part of this journey. This was one of those points where sir people would give up. राइट। सर इस पॉइंट पे क्या होता था सर, कभी कभी हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते थे अगले दिन, आज हमें कोचिंग जाना है सुबह 9 बजे और सुबह से हमारी क्लासेस हैं। ऐसा भी हुआ है सर कि सुबह 9:30 बजे हम कोचिंग गए हैं और सर हम रात को 8 बजे आए हैं। ऐसा इतना लंबा स्ट्रेच, क्योंकि लास्ट टाइम्स में सर जब हमें वो ज़्यादा प्रैक्टिस और पोर्शन कंप्लीट करना रहता था, तो एक दिन ऐसा हुआ सर, संडे को बुलाया हमें सुबह और हमें 8 बजे छोड़ा, और सर अगले दिन एग्ज़ाम है स्कूल में, तो हमने रात भर पढ़ाई की बिना सोए, अगले दिन स्कूल जाके एग्ज़ाम दिया और फिर घर आके। सर ऐसे भी दिन हमने देखे हैं सर। सो ऑल दिस मतलब इट मोर देन व्हाट physically we think it is a challenge, it is a mental challenge to accept that yes we have to do it, and मतलब रुकना ही नहीं है, that has to be
इन द ब्रेन, बिकॉज अगर ऐसा लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, दिस प्री कंसीव्ड नोशन will always take us behind what wherever we are, we will go behind, we will not even understand that we are lagging. डेफिनेटली। So, sir, तो आपके पीछे mental ये strength लग रहा है कि मुझे डिटर्मिनेशन Yes, sir. बहुत ज़्यादा था। Yes, sir. Yes, sir. टोटली डिटरमाइंड थे कि मुझे ये क्लियर करना है Yes, तो sir. करना है। Yes, sir. एंड आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट Yes, sir, थिंग definitely. इन द स्टूडेंट्स लाइफ। Yes, sir. सो आप थोड़ा जेई मेंस के बारे में मुझे बताइए कि आफ्टर बोर्ड्स लाइक यू गेट 1 or 2 months टू Yes, sir. प्रिपेयर Yes, sir. फॉर जेई मेंस, Yes, तो sir. उसमें पेपर्स कैसे आते हैं एंड व्हाट इज द मार्किंग स्कीम Yes, sir. एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट आफ्टर द बोर्ड्स? So speaking specifically about JEE Main, so सबको पता है एक JEE Main होता है, फिर you have to qualify that and minimum percentile is required and then you can attempt your JEE Advanced. So sir, JEE Main is far more easier than JEE Advanced. It is not easy, not in absolute terms. In a relative term, Yeah. we can say that JEE Main is far more easy than JEE Advanced because सर उसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये हमें नहीं पता है, पर क्या पैटर्न रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, दैट इज फिक्स्ड, विच इज़ नॉट द सेम केस इन JEE Advanced. तो यहाँ पे हमें क्या है सर, 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें सर 20 आर मल्टीपल चॉइस एंड एवरीबडी हैज़ टू अटेम्प्ट दोज एंड देन यू गेट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू कैन अटेम्प्ट 5. Okay, so those are numerical based. So there we have to choose 5 of them, and for every subject similarly 25 questions we have to attempt and 75 questions all in all in the whole paper. So sir, JEE Main is such an exam where they test our application, our formulas, our theoretical skills, everything. So more than anything, I think formulas are very important for JEE Main. There are so many questions which Definitely. are straightforward, and people think कि JEE Main is so tough that we cannot do it. मतलब इस चीज़ के साथ आप जाएंगे अगर एग्जाम में कि ये इतनी टफ एग्जाम हम देने जा रहे हैं, तो you will definitely fail. That is one thing. And if you don't think about this, then there is a good chance that you can perform according to your level. राइट. तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है स्टूडेंट्स को, जो मैंने काफ़ी हद तक नोटिस किया है बाकी सारे स्टूडेंट्स में, Yes, sir. कि उनका प्रिपरेशन तो अच्छा है, हाँ, sir. बट जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, पेपर को yes, sir. देखते हैं एंड दे गेट नर्वस. Yes, sir. Yes, sir. That is. लाइक वो मार्क्स जो उनके माइंड में मेकअप करके वो चलते हैं कि आई हैव टू स्कोर दिस मच मार्क्स. Yes, sir. सो आप कैसे इस चीज़ को लेते हैं और आप कैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं? सर ये वाला जो पोर्शन होता है, इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द स्ट्रेस दैट कम्स ड्यूरिंग द एग्जाम. मॉक टेस्ट तो इतने देते हैं, पर दैट एक्चुअल एग्जाम व्हेन वी गो देयर एंड वी सी सो मेनी पीपल अराउंड अस, इन्विजिलेटर्स कमिंग एंड गोइंग एंड वी आर सिटिंग देयर एंड वी नो एवरीथिंग इज एट स्टेक हियर. ऑल दैट मतलब 2 साल में हमने जितनी तैयारी की है, हम यहाँ अगर नहीं निकालेंगे तो कोई पूछने भी नहीं वाला है आपने क्या पढ़ाई करी. जो पूछेंगे लोग वो रैंक पूछेंगे, मार्क्स पूछेंगे. सर उस समय द चैलेंज इज टू नॉट थिंक अबाउट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन नॉलेज, क्योंकि लोग अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाके भी वहाँ ये सोचने लगते हैं कि हमने तो इतने ही सवाल बनाए, हमने मॉक में तो इससे ज़्यादा बनाए थे, और ये सही होगा, ये गलत होगा. ये वहाँ टाइम ही नहीं है ये चीज़ सोचने का, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक माइंड में लाइक क्रिपल क्रिएट कर देते हैं कि विच लाइक मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम. Yes, sir. So it's like very difficult to tick the right one. They put really close answers and so confusing. Sometimes people are sometimes they put some traps in the question. Yeah, definitely. Sir, they think that okay, so ये क्वेश्चन जो हम सेट कर रहे हैं इसमें लोग 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं, और सर जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो उन दोनों तरह से अप्रोच करने के बाद दोनों ऑप्शंस वहाँ रहते हैं. बिल्कुल. So that is some mind games the examiner is playing with us. एंड एग्जाम से निकल के हमें लगता है ये तो सही है, और देन वी गेट होम एंड वी रियलाइज ओके सो दिस वाज नॉट द करेक्ट वे एंड स्टिल वी फाउंड द राइट आंसर. एंड सो JEE तो ये मल्टीपल वाले का ये चैलेंज है सर. तो आई वुड ऑल्सो से कि जितने भी लोग देख रहे हैं, द मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर JEE Main. आई मीन कि आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दीजिए. मतलब मेरे 12th और 13th मिला के सर मैंने आई वुड हैव गिवन ओवर 100 मॉक टेस्ट, इजीली ओवर 100 मॉक टेस्ट. दैट इज ये मॉक टेस्ट आप लोग कब से देना प्रिपेयर करना एक प्रेफरेबल टाइम होता होगा? जैसे लाइक आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं या फिर ओवरऑल मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं वो? सर जब हमारी प्रिपरेशन चल रही होती है, जब खत्म नहीं होती तब तक हम चैप्टर वाइज देते हैं, या फिर सर जितना हमारा सिलेबस हो गया है वहाँ तक देते रहते हैं.
तो सर वहाँ पे हमें दोनों चीज़ें करनी होती हैं, एक तो ये मॉक टेस्ट देना रहता है और एक हमें अपना सिलेबस कवर करना रहता है। पर उसके बाद जब हमारे सिलेबस ख़त्म हो जाता है, देन आई वुड प्रेफर कि सारे लोगों को कि यू शुड गो फॉर द ओवरऑल मॉक टेस्ट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन द एग्जाम। सो ये मॉक टेस्ट हम जेईई मेंस के लिए देते हैं या जेईई एडवांस के लिए? सर हम दोनों के लिए देंगे, पर एज मतलब जैसा हमारे पास टाइम है, जो टाइम ऑफ द ईयर चल रहा है, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सर और हम अच्छा मार्क्स ला पा रहे हैं जेईई मेन के मॉक टेस्ट में, तो हमें उसी समय ये सोचना चाहिए कि हम जेईई एडवांस्ड के लिए भी शुरू कर दें। ओके। और अगर हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो रही है कि हमें नंबर थोड़े कम हो रहे हैं, तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इम्प्रूव योर स्कोर इन जेईई में। कभी सर ऐसा नहीं होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती, कितने लोगों को ज़्यादा नॉलेज होके भी कम नंबर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 चीज़ें वहाँ पे ये प्ले कर जाती हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप पैनिक तो नहीं कर जाते। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अगर आप घर पे पेपर दोगे और एग्जाम हॉल में दोगे तो सर मतलब पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, ये बिल्कुल बिल्कुल पूरा ऊपर नीचे होता है। तो ये मॉक टेस्ट कैन बैनिश दिस फियर ऑफ योर्स। You should give as many mock tests as possible, मतलब 100 is the bare minimum. You should I think कि आपका जब सिलेबस खत्म हो जाए तो आप वीक में तो मिनिमम 4 देना शुरू कर दो। आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग सर कि आपके टीचर्स ने सिलेबस खत्म कर दिया, दैट इज मतलब हमारा सिलेबस कब खत्म होता है, इट डिपेंड्स ऑल ऑन अस। टीचर्स ने तो पढ़ा दिया सर, और उसके बाद हमारा सिलेबस जब खत्म हो जाता है, देन वी शुड गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल, फर्स्ट जेईई मेन एंड देन वी शुड स्विच टू जेईई एडवांस। जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट सर 6 घंटे का होता है, पहले 3 घंटे देंगे फिर 1 घंटे का ब्रेक। सो उसमें कुछ ऐसा आप लोग बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके रखते हैं, क्योंकि 3 आवर्स फर्स्ट, फिर 2 आवर्स का ब्रेक होता है, फिर 3 आवर्स, तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना माइंड में बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट सर। मतलब हम एक ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर जो हमें एग्जॉस्ट कर देगा। बिल्कुल। हम जा रहे हैं सुबह 9 बजे, हमें रिपोर्ट करना होता है 7 बजे। 7 बजे हम जा रहे होते हैं, फिर एग्ज़ाम हॉल में भी हमें 1-1.5 घंटा बैठना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम शुरू होता है 12 बजे ख़त्म होता है, फिर 2-2:30 बजे वापस हम उसी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, 5:30 बजे निकलते हैं, ऑलमोस्ट 6 बजे तक हम निकल रहे होते हैं। तो सुबह 7 से शाम के 6 बजे आपने लगभग 114 सवाल कर लिए होते हैं। हमारे ईयर में जैसे सर क्या बोलते हैं 57 क्वेश्चंस वर इन पेपर 1, 57 वर इन पेपर 2, ऑलमोस्ट 114 क्वेश्चंस। राइट। तो दे आर मोर देन इनफ टू एग्जॉस्ट यू फॉर द होल डे। तो उसके बाद आपके पास हो सकता है एनर्जी ना बचे, तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं होंगे कि फॉर दिस डे वेयर एवरीथिंग इज एट स्टेक, एक दिन में जाके आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। मोर बेटर वुड बी आप 15 दिन पहले अपना ऐसा स्केड्यूल बना लीजिए कि आप उस दिन कैसे उठने वाले हैं, कब उठने वाले हैं, आप उस दिन सुबह क्या खा के जाने वाले। इवन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज लाइट फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उस दिन आपका मन भारी हो गया, आप दिमाग में आप जैसे दोपहर में अगर हम दाल चावल खा लेते हैं तो हमारा थोड़ा दिमाग नींद के वैसा हो जाता है। बिल्कुल। तो जेईई एडवांस वांट्स टू टेस्ट एवरीथिंग, नॉट जस्ट योर नॉलेज, दे वांट टू टेस्ट how well you can handle yourself in this stress phase. So आप ये बोलना चाहते हैं कि ये 15 डेज का हमें टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर एग्जाम से पहले, ताकि हम उस चीज़ के लिए रेडी रहे जो हमारे सामने आने वाला है। हाँ, बिल्कुल सर। इट विल मतलब आई वांट टू से दिस कैन इम्प्रूव योर स्कोर फ्रॉम 100 to 150, दैट इज ह्यूज सर। 50 मार्क्स कैन give us I think huge boost. Right, even 1 marks can give you a huge boost. Even 1 marks can. So ये आप अपने टीचर्स के बारे में मुझे कुछ बताइए कि आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको कैसे मोटिवेट किया, और हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन किए ब्रदर्स अकेडमी, वहाँ के टीचर्स और मेंटर्स आपको किस तरीके से मोटिवेट किए और बाकी सारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? हाँ सर, स्कूल में तो हम वैसे तो अलग अलग लोग से मिलते हैं सर, कोई किसी कोचिंग में है, कोई किसी कोचिंग में, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। टीचर्स ने भी हमें बोला था स्कूल में कि हाँ ये इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बोर्ड्स पे भी ज़्यादा ध्यान दिए सर। लोगों का टेंडेंसी ये होता है कि हम बोर्ड्स को नहीं ध्यान देंगे, हम जेईई को प्रेफरेंस देते हैं पहले। पर आपको ये समझना होगा कि द टीचर स्पीकिंग टू यू इन द क्लास, आप उनसे बड़े नहीं हो, ना ही आप नॉलेज में बड़े हो और ना ही किसी चीज़ में। दे हैव मोर नॉलेज दैन यू, एंड अगर आपको ये लगता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है तो यू वुड बी इन दैट प्लेस। आई थिंक पर्सनली कि ये जो लोग सोच लेते हैं कि हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्लंडर। और जितने भी आप उन लोगों से बात करोगे जिन्होंने अच्छा किया होगा एग्जाम्स में, फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स मोर देन एनीथिंग। तो वो अगर कुछ बोलते हैं तो ओके, अगर आपके लिए वो ठीक, मतलब आपको लग रहा है वो गलत है, आपको सोचना ज़रूर है उसके बारे में। तो मेरे स्कूल के टीचर ने सर दोनों चीज़ें बताई थी मेरे को, बोलते थे वो कि इसके लिए तो आपको ध्यान देना ही है और जेईई के लिए भी करना है।
सर पर उतना स्कूल में एडवांस और मेंस के लिए उतना हो नहीं पाता, वो माहौल भी नहीं बन पाता। हाँ वो नहीं, वो माहौल बोर्ड्स के लिए यस सर ज़्यादा दैट इज वन थिंग। सो देयर कम्स द पार्ट ऑफ कोचिंग। द कोचिंग विल constitute 99% of your JEE preparation, and that 1% in the school will mostly be about peers, तो peers के साथ आप communicate करते हैं। तो सर coaching was everything for us। मतलब सर हम एक क्लास भी नहीं मिस करते थे, एक भी क्लास नहीं, वॉट एवर बी द रीज़न, मतलब कुछ भी हो जाए हम एक क्लास भी नहीं मिस करेंगे सर, क्योंकि वो 2 घंटे में जो सर पढ़ाएंगे हम बाहर 10 मिनट में नहीं समझ सकते हैं वो चीज़। बिल्कुल। तो दैट इज़ वन थिंग। और मेरे पर्सनली जो टीचर्स रहे हैं सर मेरे 2 साल, sir, first of all they are so qualified and so great teachers, and second of all they are even better mentors and they are already, sir, as you said, sir is already an IITian, right? So sir, they already know what is to be done, and they have seen so many students failing, knowing things and even then failing, right? So sir, they gave us examples, they tell us about themselves, their lives, and somewhere sir, इवन दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, इवन दे आर एबल टू शाइन समटाइम्स डाउन द रोड। इन दिस 2 years इज अ बिग टाइम सर। इसमें हमें लगता है शुरू में कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सर एंड होते होते हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि मतलब हमें वी कैन नॉट इवन इमेजिन ऐसा ये होता है हमारा। आई वुड मतलब मेरे टीचर्स को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। इवन आई वुड लाइक टू से द नेम ऑफ अमित जिंदल सर and Vagesh Chandra sir and CPR sir and PPA sir, because sir at the end of the phase सर इस पॉइंट पे इतना सपोर्ट किया सर ने, क्योंकि ऑनलाइन है ना सर, तो व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछो, कॉल करके डाउट्स पूछो, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं सर ये। बिल्कुल। और क्योंकि उसमें अगर सर टीचर्स छोड़ देंगे लास्ट के फेज में तो बच्चा इतना स्ट्रेस में रहता है ना सर कि वो जानते हुए भी एग्ज़ाम ख़राब कर देगा। दैट श्रेयस, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कोई अगर स्टूडेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकता है, यस सर, तो क्या वो स्टूडेंट जेईई एडवांस क्वालिफाई कर सकता है? हाँ, और उसका क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ सर, सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमारे इंडिया में ऐसे मतलब ब्रिलियंट माइंड्स आर देयर सर, ब्रिलियंट ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पर हम जब IITs पहुंचते हैं तो हमें मिलते हैं ऐसे लोग सर जिन्होंने कोचिंग नहीं करी और उन्होंने खुद के दम पे ऐसा कर दिया। तो सर आई हैव सीन सम इंटरव्यूज ऑफ सच स्टूडेंट्स, एंड द वन थिंग इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम इज दैट they did not think this as a challenge. First of all, you should not give up at the first place. Right. You should find ways. You should find आजकल सर इतनी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, इतनी चीज़ें डिजिटल हो गई, आपके पास अगर एक स्मार्टफोन भी है सर YouTube है, whole world. Yes sir, we have everything with us. And आजकल YouTube में स्पेसिफिकली फ्री एजुकेशन है देयर सर, एंड इवन नॉट इन इवन YouTube, तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं सर, मतलब अराउंड 1000-2000 रुपीज़ दे विल टीच यू फॉर द होल ईयर। राइट। सो एजुकेशन इज leveling up. It is just coming as handy for the poor people as it is for the creamy people. Right. So I think that today is the time where these students should just not care about what their financial issues are and just try to go ahead. So आपका बस बेसिक यही कहना है कि डिटरमिनेशन बना रहना चाहिए, होप को लूज नहीं करना है और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल। तो सक्सेस तो अपने आप ही आ जाएगी। बिल्कुल सर। राइट। तो आपसे आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि आप हमारे व्यूअर्स को या जो स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो आपने फेस किया है और चाहते हैं कि अगर आप बता दें तो शायद वो ना फेस करें वो सारी चीज़ों, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को वो चीज़ ज़रूर बताइए। सर कोई ऐसे अभी तो स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई के लिए, जो करेंगे, आप अपने प्रिपरेशन के अलग अलग फेजेस में होंगे, कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ थोड़ा कम कर रहे होंगे, कुछ ठीक कर रहे होंगे। तो मेरा कहना है कि जेईई प्रिपरेशन एक ऐसा मैराथन है सर, इट इज़ अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। पीपल आर जस्ट anywhere in their race and at this point, and at the end nobody knows where they are going to come. If you are a good student you should never be overconfident, never ever. मतलब आपको एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। और जो लोग कम अभी मेहनत करने के बाद भी कम कर पा रहे हैं अच्छा, उनको मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फाइंड इंटरेस्ट।
without interest 2 years going regularly for 2 years exhausting yourself will be really tough. Right. I personally think that my interest lied in physics. Right. And it did not come मतलब एकदम से नहीं आया सर वो. I used to give time, I used to spend time, and then I realized, okay, so this relates us to the real world, physics. Right. And slowly and steadily, I felt like, okay, so this is one of those subjects which I will always come back to when I am not feeling good. मतलब at that point of day, जब आप maths पढ़ो, chemistry पढ़ो, and you do not feel like studying, so I would study physics, sir. Right. So, and finding your interest is very important, because if you do not find interest, then I don't think you will be able to give your 10-12 hours of your day to something you don't like to do. And please do not care about anything else in this world. मतलब आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी सर, कुछ स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एज यू सेड, बट सर नथिंग इज बिगर देन दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम. वंस यू क्लियर दिस, आई थिंक द वर्ल्ड इज योर्स. And you get to meet people like you in IITs, the best college. This is the best college in your country, and you will be in the best place, in the best hands. And I'm sure that this experience, the experience we have experienced, this what we have experienced in these 2 and 3 years, I think in future अगर हमें ऐसा बनना पड़े तो सर we know that हमने इतनी मेहनत कर रखी है, हम ऐसा फिर से बन जाएंगे. बिल्कुल. इतना मेहनत हम करने के लिए तैयार रहेंगे कभी. बिल्कुल. So please find interest. That is the मूल मंत्र. Thank you so much, Shreyas, for being with us. And it was a lovely experience, like sharing your experience with our viewers. And thank you so much. Thank you, sir. For coming here. So आज के लिए इतना ही. नमस्कार, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. बने रहे लगातार .in के साथ.